खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों में भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे एवं जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि पशुपालक से प्राप्त होते हैं। हम प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। ये आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ 1 बिलियन से अधिक तथा इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। इसीलिए फसल तथा पशुधन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे। हमने हरित क्रांति द्वारा सफल उत्पादन में वृद्धि की तथा श्वेत क्रांति द्वारा दूध उत्पादन बढ़ाया और इसका अच्छा प्रबंधन भी किया इसका अच्छा प्रबंधन भी किया। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हम पर्यावरण तथा पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। इसीलिए कृषि तथा पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणाली को अपनाना और आवश्यकता है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने तथा उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण तथा भूखमरी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा, उसके उत्पादन तथा उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण तथा संगठित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ साथ कृषि इत्यादि। अब प्रश्न यह है कि हम फसल तथा पशुधन के उत्पाद को कैसे बढ़ाएं? फसल उत्पादन की उन्नति, ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा तथा ज्वार से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन प्राप्त होती है और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा प्राप्त होती है। चित्र 15.1 में सब्जी, फसल, मसाले तथा कुल फलों से हमें विटामिन तथा खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। चारा फसलें जैसे सीम, जई तथा सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारे के रूप में किया जाता है। ये कुछ फसलों की चित्र दिखा रखी है। ये फसल विभिन्न प्रकार के फसलें चित्र में दिखाई गई हैं। प्रश्न: अनाज, दाल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान, दीप्तकाल, फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वे अपने जीवन चक्र पूरा कर सके। दीप्तकाल सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधे में पुष्पन तथा वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर होता करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है, जो जून से आरंभ होकर अक्टूबर मास तक होती हैं। कुछ फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती हैं। इन फसलों को रबी
फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और असली रबी फसलें हैं। भारत में सन 1992 से 2010 तक कृषि भूमि में 25% की वृद्धि हुई, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुना वृद्धि हुई। पैदावार में यह उन्नति कैसे हुई? यदि हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनमें उनके 3 चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल, तीसरा खेती में उगी फसल की सुरक्षा तथा कीट हुई फसलों को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधि को निम्न प्रमुख वर्गों में बांटा गया। फसल के किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। फसल की किस्मों में सुधार, फसलों का उत्पादन अच्छा हो यह प्रयास फसलों की किस्मों के चयन पर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेद के लिए विभिन्न उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता तथा उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधे में संकरण करवाते हैं। यह संकरण अंतर किस्मीय विभिन्न किस्मों में अंतरा स्पीशीज एक ही जीन्स की दो विभिन्न स्पीशीजों में है अथवा अंतरवंशी विभिन्न जेनरों में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है ऐच्छिक गुणों वाले जीन का डालना। इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। नए प्रभेदों को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि फसलों की किस्में विभिन्न परिस्थितियों में जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। किसान को अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए, अर्थात बीज उसी किस्म के होने चाहिए जो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो सके। कृषि प्रणाली तथा फसल उत्पादन मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। चूंकि मौसम परिस्थितियां जैसे सूखा तथा बाढ़ का पूर्वानुमान कठिन होता है, इसीलिए ऐसी किस्में अधिक उपयोगी हैं जो विविध जलवायु परिस्थितियों में भी उग सके। इसी प्रकार ऐसी किस्में बनाई गई जो उच्च लवणीय जल मिट्टी में भी उग सके। किस्मों में सुधार के लिए कुछ कारक है। उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना। उन्नत किस्में फसल उत्पाद की गुणवत्ता प्रत्येक फसल में भिन्न होती है। दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता, तिलहन में तेल की गुणवत्ता और फलों तथा बीजों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, जैविक रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा क्षारकता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकते हैं। इन परिस्थितियों को सहन कर सकने वाली किस्में फसल उत्पादन में सुधार कर सकती हैं। परिपक्व काल में परिवर्तन, फसल को उगाने से लेकर कटाई तक कम से कम समय लगाना। आर्थिक दृष्टि प्रति वर्ष अपने खेतों में कई फसलें उगा सकते हैं। कम समय होने के कारण फसल उत्पादन में धन भी कम खर्चा होता है। समान परिपक्वन कटाई की प्रक्रिया को सरल बनाता है और कटाई के दौरान होने वाला फसल की हानि कम हो जाती है। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का विकास करना विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन की स्थायी करने में सहायक होगा। एक ही किस्म को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु में उगाया जा सकता है। ऐच्छिक समय विज्ञान गुण, चारे वाले फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार समय विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती है। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? फसल सुधार के लिए ऐच्छिक समय विज्ञान गुण क्या है? फसल उत्पादन प्रबंधन। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्म तक में होती है। इसीलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। संक्षिप्त में धन अथवा आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
योगदान उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में संबंध है। इसी प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणाली का निर्धारण करती है। इसीलिए उत्पादन प्रणाली भी विभिन्न स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन तथा अधिक लागत उत्पादन प्रणाली इनमें सम्मिलित है। पोषक प्रबंधन, हम विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थ की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक है। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इन्हें बृहत्तक पोषक कहते हैं। शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। सारणी 15.1 में इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक सारणी 15.1 में दिए गए हैं। स्रोत पोषक, हवा में कार्बन ऑक्सीजन मिलते हैं, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते हैं। मृदा से वृहत पोषक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सूक्ष्म पोषक आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन मिलता है। वृहत पोषक क्या है? पोषक क्यों कहते हैं? पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? खाद में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा यह मिट्टी में अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट तथा पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होती। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग कर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होती तथा इस प्रकार के पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद के निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्टीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन की मल मूत्र, गोबर आदि सभी के छिलके एवं कचरा, जानवरों द्वारा परित्याग चारे, घरेलू कचरे, सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में विलगित करते हैं। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोस्ट को केंचुओं द्वारा पौधों तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हरी खाद फसलें उगाने से पहले खेतों में कुछ प्रबंधन जैसे पटसन, मूंग अथवा गवार आदि उगा देते हैं और तत्पश्चात उन पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये पौधे हरी खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो मिट्टी को नाइट्रोजन तथा फास्फोरस से परिपूर्ण करने में सहायक होते हैं। उर्वरक व्यवसायी रूप में तैयार पादप पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी काय की वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। उर्वरक का उपयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। इसके सदुपयोग के लिए इसकी खुराक की उचित मात्रा, उचित समय तथा उचित उर्वरक देने से पहले उसके बाद की सावधानी को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए कभी कभी उर्वरक अधिक सिंचाई के कारण पानी में बह जाते हैं और पौधे का अपना पूरा अवशोषण नहीं कर पाते। उर्वरक की यह अधिक मात्रा जल प्रदूषण का कारण होती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि उर्वरक का सतत प्रयोग मिट्टी की उर्वरकता को घटाता है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का पुनः
पूर्ति नहीं हो पाती तथा इसमें सूक्ष्म जीव तथा भूमिगत जीवों की जीवन चक्र अवरुद्ध होती है। उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में प्राप्त हो सकता है, परंतु यह मृदा की उर्वरकता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ दीर्घ विधि है। मिट्टी प्रश्न में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए मिट्टी की उर्वरता के लिए खाद तथा उर्वरकता के उपयोग की तुलना कीजिए। कार्बनिक खेती तथा खेती करने की वह पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। इस पद्धति में अधिकाधिक कार्बनिक खाद, कृषि अपशिष्ट, पुआल तथा पशुधन का पुनः चक्रण, जैविक कारक जैसे कि नील, हरी शैवाल का संवर्धन, जैविक उर्वरकता बनाने में उपयोग किया जाता है। नीम की पत्ती तथा हल्दी का विशेष रूप से जैव कीटनाशक के रूप में खाद्य संग्रहण में प्रयोग किया जाता है। कुशल फसलीकरण पद्धति के लिए मिश्रित खेती, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र जैसे कि नीचे अनुभाग 15.2123 में वर्णित है आवश्यक है। ये फसल तंत्र कीट पीड़क तथा खरपतवार को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। सिंचाई भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर, मानसून आने तथा वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर कर दी है। इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो जा सकती है। इसीलिए अधिकाधिक कृषि भूमि में को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। पानी की कमी अथवा वर्षा में अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हालांकि मृदाओं में पानी की सिंचित क्षमता रखने कम होती है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है वहां पर सूखे के कारण फसल की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सिंचाई की विधियां पानी की स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण कुएं, नहर, नदियां तथा तालाब हैं। कुएं कुएं दो प्रकार के होते हैं, खोदे हुए कुएं तथा नलकूप। खोदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तर में स्थित पानी को एकत्र किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाला जाता है। इन कुओं से सिंचाई के पानी पंप द्वारा निकाला जाता है। नहरें यह सिंचाई के एक बहुत विस्तृत तथा व्यापक तंत्र है। इसमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदी से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती है जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती है। नदी जल उठाव प्रणाली इन क्षेत्रों में जलाशय से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित अथवा अपर्याप्त होता है। वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे पानी को संग्रह करते हैं, तालाब का रूप लेते हैं। कृषि में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियां जैसे वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके लिए छोटे बांध बनाने होते हैं जिससे कि भूमि के नीचे जल स्तर बढ़ जाए। ये छोटे बांध पानी को बहने से रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी कम करते हैं। फसल पैटर्न अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग करते हैं। मिश्रित फसलों में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं प्लस चना अथवा गेहूं प्लस सरसों अथवा मूंगफली प्लस सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतर फसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में
निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। चित्र 15.2 में कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसलें तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसलें उगाते हैं। इसके लिए उदाहरण सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लोबिया फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्व की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों को फैलने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार दोनों फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ये फसल दो फसल एक साथ अंतर फसलीकरण चित्र 15.2 में दिखाया। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजन कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो एक वर्ष में 2 अथवा 3 फसलों से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। फसल सुरक्षा प्रबंधन खेतों में फसल खरपतवार कीट पीड़क तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि समय रहते खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रण नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं। उदाहरण के लिए गोखरू, जैथियम, गाजर घास, पार्थेनियम व मोथासाइरेनस रोटेंडस। ये रोटेंडस खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। खरपतवार पोषक तत्व भी लेते हैं जिससे फसलों की वृद्धि कम हो जाती है। इसीलिए अच्छी पैदावार के लिए प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवार को खेतों में से निकाल देना चाहिए। प्रायः कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधे के विभिन्न भागों को कोशिकीय रस चूस लेते हैं तथा ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। इस प्रकार ये फसल को खराब कर देते हैं और फसल उत्पादन कम हो जाता है। पौधों में रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होता है। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार कीट तथा रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि है पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी तथा कवकनाशी आते हैं। इन रसायनों को फसल के पौधों पर छिड़कवाते हैं तथा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके अधिकाधिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा कि ये कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाले किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां हैं। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। प्रश्न, कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा? किसान उच्च कोटि की बीज का उपयोग करे, किसान ना करे अथवा उर्वरक का ना उपयोग करे। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। किसान अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करे, किसान सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे और फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। क्रियाकलाप 15.1 किसी पास के बगीचे अथवा खेत में जाएं और उसमें पाए जाने वाले खरपतवार, पुष्प या फसल की सूची बनाएं। इन पुष्पों या फसलों पर अगर कोई कीट पीड़क लगा हो तो उसकी सूची भी बनाइए। अनाज का भंडारण, कृषि उत्पादन के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। इस हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक, जड़ी तथा जीवाणु है तथा इस हानि के अजैविक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव है। ये कारक
उत्पादन की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं तथा अंकुरण करने की क्षमता को कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं कर देते हैं ये सब बाजार में उत्पादों की कीमत को कम कर देते हैं। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। निरोधक तथा नियंत्रण विधियों का उपयोग भंडारण करने से पहले किया जाता है। इन विधियों के भंडारण से पहले उत्पादक की नियंत्रण सफाई की अच्छी तरह सुखाना, पहले सूर्य के प्रकाश में और फिर छाया में तथा धूमको फिमिगेशन का उपयोग उससे जिससे कि पीड़क मर जाए सम्मिलित है। फसल प्रश्न, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज को हानि के लिए उत्तरदायी है? क्रियाकलाप 15.2 अनाज या दालों के दानों या बीजों को एकत्रित करें, इनकी बुआई और फसल कटाने के मौसम की जानकारी भी एकत्रित करें। पशुपालक पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे भोजन देना, प्रजनन तथा रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध तथा मांस की खपत भी बढ़ती रही है। पशुधन के लिए की पशु उत्पादक का पोषक मान प्रतिशत परसेंटेज में दूध गाय का वसा 3.6, प्रोटीन 4, शक्कर 4.5, खनिज 0.7, जल 87.2, विटामिन B1, B2, B12, D और E। अंडे में वसा 12%, प्रोटीन 13%, शक्कर नाममात्र, खनिज 1%, जल 74%, विटामिन B2 और D। मांस में वसा 3.6%, प्रोटीन 21.1%, खनिज 1.1%, शक्कर 74.2%, विटामिन B2, B12। मछली में वसा 2.5%, प्रोटीन 19% और खनिज 1.3%, जल 77.2%, नियासिन और D और A बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक होने के कारण पशुधन खेती में कुछ परेशानी न भी आ गई। पशुधन उत्पादन बढ़ाने व उसमें सुधार की आवश्यकता है। कृषि पशु कृषि तो उद्देश्य है दूध देने वाले तथा कृषि कार्य, हल चलाना, सिंचाई तथा बोझ ढोने के लिए पशुओं का पालन। भारतीय पालतू पशुओं की दो मुख्य स्पीशीज है, गाय वास डिकस, भैंस वास बुवेलिस। दूध देने वाले मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। दूध उत्पादन पशु का दुग्ध श्रावण से के काल पर कुछ सीमा तक निर्भर करता है, जिसका अर्थ है बच्चे के जन्म पश्चात दूध उत्पादन का समय काल। इस प्रकार दूध उत्पादन दूध श्रवण काल को बढ़ाने से बढ़ सकती है। लंबे समय तक दूध श्रवण काल के लिए विदेशी नस्लें जैसे जर्सी, ब्राउनी, स्विस का चुनाव करते हैं। देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, साहीवाल, चित्र 15.3 में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यदि इन दोनों नस्लों में संकरण कराया जाए तो एक ऐसी संतति प्राप्त होती है जिससे दोनों ऐच्छिक गुण, रोग प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दूध श्रावण काल होगा। रेड सिंधी गाय दिखाई गई है ए वाले में, साहीवाल बी वाले में भारतीय नस्लें की गाय दिखाई गई है। चित्र 15। क्रियाकलाप प्रश्न, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्रियाकलाप 15.3 पशु फार्म पर जाइए और निम्नलिखित को की ओर ध्यान दें। पशुओं की संख्या, विभिन्न प्रकार की नस्लें की संख्या, विभिन्न नस्लों से प्रतिदिन प्राप्त दूध उत्पादन की मात्रा, मानवीय व्यवहार आधारित पशुओं में पशुओं के स्वास्थ्य तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए गाय तथा भैंसों के शरीर की उचित सफाई और आवास की आवश्यकता होती है। पशुओं के शरीर पर झड़ते हुए बाल तथा धूल को हटाने के लिए नियमित रूप से पशु की सफाई करनी चाहिए। उनका आवास छतरदार तथा रोशनदान युक्त होना चाहिए। ऐसे आवास उन्हें वर्षा, गर्मी तथा सर्दी से बचाते हैं। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे।
दूध देने वाले पशु डेयरी पशु के आहार की आवश्यकता दो प्रकार की होती है। एक प्रकार को अच्छा बनाए रखे तथा दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए, इसकी आवश्यकता दूध श्रावण काल के समय होती है। पशु आहार के अंतर्गत आते हैं मोटा चारा, रुसांशु जो प्रायः मुख्य रेशे होते हैं तथा सांद्र जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशुओं को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में भी पोषक तत्व है हो। ऐसे पोषक तत्व के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं तथा दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। पशु अन्य हैं जिनके कारण उनकी दूध उत्पादन क्षमता में कमी अथवा उनकी मृत्यु भी हो सकती है। एक स्वस्थ पशु नियमित रूप से खाता है और ठीक ढंग से बैठता है, उठता है। पशु के बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी दोनों ही होते हैं। बाह्य परजीवी त्वचा पर रहते हैं जिनसे पशु की त्वचा रोग हो सकते हैं। अंतः परजीवी जैसे कीड़, अमाशय तथा आंत को तथा पर्ण, कृमिपलुक या कीट को प्रभावित करते हैं। संक्रामक रोग बैक्टीरिया तथा वायरस के कारण होते हैं। अनेक विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से पशुओं को बचाने के लिए टीका लगाया जाता है। कुक्कुट मुर्गी पालन, अंडे व कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है। इसीलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडे के लिए अंडे देने वाले लेयर मुर्गी का पालन किया जाता है तथा मांस के लिए ब्रो बॉयलर को पाला जाता है। एसिल लैंगहॉर्न निम्नलिखित गुणों के लिए नई नई किस्में विकसित की जाती है। नई किस्मों बनाने के लिए देसी जैसे एसिल तथा विदेशी जैसे लेगहॉर्न नस्लों का संकरण कराया जाता है। चूजों की संख्या तथा गुणवत्ता, छोटे कद और ब्रॉयलर माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन हेतु मुर्गी अनुकूल क्षमता तथा उच्च तापमान को सहन की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने तथा ऐसी क्षमता वाले पंछी जो कृषि के उत्पादों एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट से प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग करें। प्रश्न निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशों के खाद्य पदार्थ को उचित पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते। अंडों और बॉयलर का उत्पादन, बॉयलर चूजों की अच्छी वृद्धि दर तथा अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलाते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख तथा मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें बॉयलर के रूप में उत्पादित किया जाता है तथा मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। मुर्गी पालन में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रणाली बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत उनके आवास में उचित ताप तथा स्वच्छता का निर्धारण करके कुक्कुट आहार की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है। इनके साथ साथ रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव करना भी शामिल है। बॉयलर की आवास, पोषण तथा पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ भिन्न होती हैं। बॉयलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होती है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा विटामिन के की मात्रा भी अधिक होती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी तथा पोषणहीनता के कारण मुर्गियों में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सफाई तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से रोगाणुनाशक पदार्थों का छिड़काव आवश्यक है। मुर्गियों को संक्रामक रोग से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए जिससे महामारी से ये ग्रसित न हो। इस सावधानी के बरतने से रोग के फैलने की दशा में कुक्कुट को न्यूनतम हानि होती है। पशुपालक कुक्कुट तथा पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? बॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? इनके प्रबंधन के अंतर को स्पष्ट करें कि अगला 15 दिन केंद्र पर जाओ, वहां विभिन्न प्रकार के नस्लों का अवलोकन करें, उनको दिए जाने वाले आहार, उनके आवास तथा प्रकाश सुविधाओं को नोट करें। दोनों अंडे देने वाले तथा लेयर तथा बॉयलर का पहचानो। मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। हमारे भोजन में मछली प्रोटीन एक समृद्ध स्रोत है। मछली उत्पादन में पंख युक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्राण तथा मोल
इसका सम्मिलित है। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसमें मछली पकड़ना है कहते हैं कि दूसरी स्रोत मछली पालन या मछली संवर्धन है। मछलियों के जल स्रोत समुद्र जल तथा ताजा जल अलवणीय जल है। अलवणीय जल नदियों तथा तालाबों में होता है, इसीलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल की परिस्थिति तंत्र में किया जा सकता है। समुद्री मत्स्यिकी भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्र तट तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक सर्वाधिक प्रचलित समुद्री मछलियां पाम्फ्रेट, मैकरल, टूना, सारडाइन तथा बॉम्बे डक है। समुद्री मछली पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की जाले का उपयोग मछली पकड़ने वाली नावों से किया जाता है। सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि गंभीरता मापी से खुले समुद्र में मछलियों के बड़े समूह का पता लगाया जा सकता है तथा इन सूचनाओं का उपयोग कर मछली के उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्र जल में समंदर संवर्धन भी किया जाता है। इनमें प्रमुख है मूलेट, भेटकी तथा पार्ल स्पॉट पंख युक्त मछलियां, कवची मछलियां जैसे झींगा, प्रावन, चितल 15.5 में मस्सल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार ऑयस्टर एक का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भविष्य में समुद्र मछलियों का भंडार स्टॉक सबसे कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इन प्रणाली को समुद्री संवर्धन मेरीकल्चर कहते हैं। मैक्रोब्रिकियम रोजेनबर्गी ताजा पानी और पीनस मेनोडोन समुद्री ताजा पानी और समुद्री झींगे चित्र में दिखाए गए हैं। मत्स्यिकी ताजा जल के स्रोत नाले, तालाब, पोखर तथा नदी है। जाले खारे जल के संसाधन जहाँ समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि नदी, मुख्य एस्चुरी तथा लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण है। जब मछलियों का प्रग्रहण अंतःस्थलीय वाले स्रोत पर किया जाता है तो उत्पादक अधिक नहीं होता। इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। मछली संवर्धन कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिकांश मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जा सकता है। इन प्रक्रिया में देश तथा आयाती प्रकार की मछली का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। इसके परिणाम स्वरूप तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे कटला मछली जल की सतह से अपना भोजन बना लेती है। रोहू मछली तालाब के मध्य क्षेत्र से अपना भोजन लेती है। मुगला तथा कामन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कार्प खरपतवार खाती हैं। इस प्रकार ये सभी मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। चित्र 15.6 में इसमें तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। ए बी सी डी ई एफ जी कटला ए वाले में, बी वाले में सिल्वर कार्प, रोहू सी वाले में, ग्रास कार्प 3 वाले में, ई वाले में मृगल और एफ वाले में कामन कार्प दिखाई गई है। मिश्रित संवर्धन में एक समस्या यह है कि इनमें से देशी नस्ल से लिए जाएं तो अन्य स्पीशीज के डिंभों के साथ मिल सकते हैं। अतः मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंभों की उपलब्धता न होना एक गंभीर समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों की संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जा सके। इसमें अच्छी मात्रा में शुद्ध मछली के डिंभ प्राप्त होते रहेंगे। मछली कैसे प्राप्त होते करते हैं? मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ है? क्रियाकलाप 15 जनन काल में मछली फार्म में जाओ और निम्नलिखित का अवलोकन। तालाब में मछलियों की विभिन्न किस्में, तालाब के प्रकार, फार्म में प्रयुक्त आहार में शामिल तत्व ज्ञात करो कि फार्म की मछलियां उत्पादन क्षमता क्या है। मधुमक्खी पालन, मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है, अतः इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उपयोग बन गया है। चूंकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसीलिए किसान इसे धनार्जन की का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे
स्रोत है। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। चित्र ए में मधुमक्खी के छत्ते की मधु वाटिका व्यवस्था। बी वाले में मधु निष्कर्षण दिखाया गया है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए विदेशी किस्म की मक्खियाँ एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा, एक सैल मक्खी तथा एपिस फ्लोरी लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी एपिस मेलिफेरा का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन से इसे मक्खी का प्रायः उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ये डंक भी कम मारती हैं। ये निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती हैं और प्रजनन तीव्रता से करती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधु वाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। मधुमक्खियां फूलों के करंद तथा परागण एकत्र करती है। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अतिरिक्त फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करता है। मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खियों में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए, चारागाह क्या है, ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित। क्या सीखा? फसल के अनेक पोषक आवश्यक हैं। हवा में कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन एवं मिट्टी से शेष पोषक प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषकों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इसलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। शेष अन्य पोषक कम हो मात्रा में चाहिए, जिन्हें जिन्हें सूक्ष्म पोषक कहते हैं। फसलों के लिए पोषक के मुख्य स्रोत खाद तथा उर्वरक है। कार्बनिक कृषि प्रणाली में उर्वरक, कीटनाशकों तथा शाकनाशकों का न्यूनतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इन प्रणालियों में अस्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खाद्य, पुनर्चक्रित अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन तथा पशुधन आदि को बढ़ावा देने वाली खेती को मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित फसल दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाया जा सकता है। दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतर फसलीकरण कहते हैं। एक ही खेत में प्रमुख विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। उच्च उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता, जैविक व अजैविक कारकों की प्रतिरोधकता, अल्प परिपक्वन काल तथा बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूलन तथा ऐच्छिक रस्म विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता है। पशु के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन की जैसे आवास, आहार, जनन, रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडे की उत्पादन तथा मुर्गी के मांस के लिए ब्रॉयलर का उत्पादन किया जाता है। कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने तथा उन्नत किस्म की नस्लें के लिए भारतीय देशी तथा बाह्य नस्लों में संकरण कराते हैं। समुद्र तथा अंतःस्थलीय स्रोतों से मछली प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र तथा अंतःस्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में कर सकते हैं। समुद्र मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि, गंभीर तापमापी तथा उपग्रह द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल का प्रयोग करते हैं। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र प्रायः मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मधु तथा मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।